नमस्कार बच्चों। आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बताओ संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दो संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी रचना है। तो ये है श्रीनिवास दास की रचना। अगर आपसे पूछे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना, तब आप लगाना बालकृष्ण भट्ट। अभी का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या फिर प्राच्य विद्या। तो आपको भी पता होगा कि ये रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर ये होगा। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रेणुका जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है। बता दो 3 का राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग। तो वो होता है आत्मीयता। राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बताएंगे सभी बच्चे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वे पेशे से क्या थे। तो व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो व्यापारी थे। माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। इसीलिए याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। पहला कौन सा था वो आपको भी पता होगा कि ये सुखमय जीवन था। पहला कौन सा था तो सुखमय जीवन था। दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारा था बुद्धू का कांटा। कौन सा तो बुद्धू का कांटा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धू का कांटा। और तीसरा कौन सा था तो उसने कहा था ये भी याद रखिएगा। तीसरा कौन सा था तो उसने कहा था। अब याद रखिएगा ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। ये भी 1911 में प्रकाशित हुआ था और ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। सभी बच्चे याद रखिएगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब है तो 1915 याद रखिएगा। बुद्धू का कांटा 1911 और सुखमय जीवन 1911। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसलिए करेक्ट आंसर भी होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते 6 नंबर सवाल देखिए। लाहना सिंह किस पद पर था तो जमादार के पद पर था। लाहना सिंह जमादार के पद पर था। राइट आंसर सी होगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण है तो अमृतसर का। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे तो वो थे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी 100% सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए और सारे बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगर निधन पूछे तो 8 अक्टूबर 1979 को इसका निधन हुआ था। 10 नंबर सवाल देखिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था बता दो। 10 का राइट आंसर क्या लगाओगे आप लोग। यह हुआ था 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखिएगा सभी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा। बता दो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा दो। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था तो बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, इसलिए सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल और माता जी का नाम था फुलरानी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। बता दो जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी तो स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य
कृति कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की ये भी रचना है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो 16 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो क्या होगा, दिनकर किस युग के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के महान कवि हैं, राइट आंसर सी होगा, 16 का सी सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो नदी के द्वीप किसकी रचना, नदी के द्वीप जो रचना है वो किसकी रचना है, बताएंगे सभी बच्चे, तो ये अज्ञे की रचना, नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। ओके चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो रोज इनमें से क्या है, रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है, अभी मैंने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, बता दो बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 20 नंबर सवाल को देखिए, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न कहने का अर्थ क्या होता है, नव और कौन सा होता है, तो रत्न होता है, यानी कि यहाँ नंबर का बोध हो रहा है, इसलिए द्विगु समास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो धनहीन में कौन सा समास है, धनहीन कहने का अर्थ क्या होता है, धनहीन क्या होता है, धन से क्या है, तो हीन है, अब देख लो इसमें क्या है, तो कारक चिन्ह लग गया, तो तत्पुरुष समास लगा लो, सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनहीन में तत्पुरुष समास है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 22 नंबर सवाल देखिए, देवता का पर्यायवाची क्या होता है, देवता का पर्यायवाची बता दो, देव होगा, देवता का पर्यायवाची क्या होगा, तो देव हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, बता दो सभी बच्चे, तो अमीय हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी राइट आंसर है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची अमीय हो जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सज्जन का विलोम क्या होगा, सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, सज्जन का विलोम क्या होता है, तो दुर्जन होता है, बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 25 नंबर सवाल है, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, पुरस्कार का विलोम बता दो, दंड होता है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तो दंड होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो पुष्टि मार्ग में, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो पुष्टि मार्ग में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है, बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है, तो आपको भी पता होगा ये साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, याद रखिएगा, गीतावली बरमय रामायण ये किसकी रचना है, ये तुलसीदास की दोनों रचना, ये तुलसीदास की दोनों रचना, इसको याद रखिएगा, और ये चित्र रेखा जो है ये किसकी रचना, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 28 नंबर सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वो हमारा कौन सा होगा, बता दो आप सब फटाफट से, 28 का करेक्ट आंसर वात्सल्य रस, राइट आंसर भी होगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, रामचरितमानस का रचना समय क्या है, रामचरितमानस का रचना समय संवत 1631, राइट आंसर ये होगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा, सबके हित का वचन कौन कहता है, सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीरदास, सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीरदास, ऑप्शन बी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, नाभादास की कविता जो है वो है सूरदास और कबीरदास के बारे में, राइट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा, वो 26 जो कविता वो नाभादास की रचना, इसी में सूरदास और कबीरदास के बारे में बताया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, अधिनायक जो रचना है ये किसकी रचना है, अधिनायक जो रचना है ये हमारे किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये रघुवीर साय की रचना, ये किसकी रचना है, तो ये रघुवीर साय की रचना है। उषा किसकी रचना है, तो उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। हार जीत किसकी रचना है, तो हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है, हार जीत किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी जी की रचना है। और पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, जो आपसे पूछा गया, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, बताएंगे सभी बच्चे, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था वो था धर्म देवी, राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो क्लासमेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में, राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन
नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध जी किस सप्तक के कवि थे? 35 का राइट आंसर बता दो सभी बच्चे। मुक्तिबोध किस सप्तक के थे बता दो सभी बच्चे। 35 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो वो थे तार सप्तक के। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए बता दो एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में, तार सप्तक का संपादन वर्ष कब है? तो 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। तो दूसरा सप्तक है 1951, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पूछे तो 1959, आप ये भी याद रख लेना 1959 होगा। चौथा पूछे तो 1978 याद रख लेना। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1978। सभी बच्चे याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए, अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक रघुवीर साय की रचना, अधिनायक रघुवीर साय की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, हार जीत कैसी रचना? हार जीत गद्य कविता है। हार जीत अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित गद्य कविता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, सर्कस का प्रकाश बोला हुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? बता दो, सर्कस का प्रकाश बोला हुआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और ये जो रचना ये किससे लिया गया? ये गांव का घर जो चैप्टर है, गांव का घर जो चैप्टर है उसी से लिया गया। ज्ञानेंद्रपति की जो रचना है इसी से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर सवाल है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची हमारा होता है नाद होता है, निनाद होता है और ध्वनि होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, चाय शब्द में कौन सा लिंग है? चाय में लिंग बता दो कौन सा होगा? चाय में कौन सा लिंग होगा? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, चाय का स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप सभी बच्चे बता दो। कवयित्री होता है। अब कवित्री लिखने आएगा तभी ना, तो कवयित्री ऐसे होता है। कवित्री पूछा गया कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर कहाँ? तो सी में दिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 41 का। चलिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं मोहन राकेश जी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी जो प्रतिभा माने जाते हैं वो माने जाते हैं मोहन राकेश। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक है वो है नामवर सिंह। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस नाट्यशाला की स्थापना की? बता दो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और कहाँ किया था? तो राजा महाराष्ट्र में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात है, 45 नंबर सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? इनमें कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना? बता दो सभी बच्चे। रोज आज्ञा जी की रचना, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? आग होता है। करेक्ट आंसर डी होगा 46 का। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कुल पूछा गया तो 11 होते हैं। कुल पूछा गया 11 होता है, वैसे पूछे तो 6 ही होते हैं, लेकिन कुल यहाँ पूछा गया इसलिए 11 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नमक का विशेषण क्या होता है? नमक का विशेषण हमारा क्या होता है? नमकीन होता है। नमक का विशेषण कौन सा होता है? नमकीन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखो कंपनी का नाम भी दे दिया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तुलसीदास नहीं होगा, नाभादास नहीं होगा, जैसी भी नहीं होगा, कौन सा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, भूलना नहीं है, भटकना नहीं है। ये तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है और मलिक मोहम्मद जासी को प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना भगत सिंह की है? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की रचना है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक लेख और एक पत्र, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। करेक्ट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो एक प्रकार का ये भी भाषण है। भाषण है जिसको देने वाले का क्या नाम है? तो जयप्रकाश नारायण।
इसको भी आप लोग याद रखिए, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। और ये कौन सा है, तो ओ सदानेरा क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। ओ सदानेरा एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर लगाना। कौन सा लगाओगे, तो जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। ओके। और ये शिक्षा जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये भी शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किसकी रचना है, तो ये जय कृष्णमूर्ति की रचना, ये है जय कृष्णमूर्ति की रचना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये जय कृष्णमूर्ति की रचना। ओके जी, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आज के क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।